विविधा। विविधा के समस्त सुनने वालों को जयंत पात्रीकर और मनीषा जैन का नमस्कार। जयंत जी, आज की विविधा में न जाने कितनी स्मृतियों की मंजूषाएं खुलने वाली हैं। जी बिल्कुल, ये कार्यक्रम है ही ऐसा। हाँ। हमारे विविध भारती का जो संग्रहालय रूपी खजाना है, हाँ। उस खजाने से चुन चुन कर ऐसे जवाहरात लेकर के आता है अपने श्रोताओं के लिए। आज ऐसी ही स्मृतियां हम आपसे बांटने आए हैं। जी मनीषा जी, इस हफ्ते 9 अक्टूबर को जी। स्मृति दिवस सुप्रसिद्ध संगीतकार रविंद्र जैन साहब का। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। होई है वही जो राम रचि राखा, को करि तरक बढ़ावे साखा, सिया राम जय जय राम। श्री रामचरितमानस की ये चौपाइयां जब जसपाल सिंह के स्वर में गूंजती हैं तो सारा वातावरण बहुत ही भक्तिमय हो जाता है और इन चौपाइयों को फिल्मों में बहुत सुंदर तरीके से दर्शकों तक पहुंचाया एक महान संगीतकार ने, जिनका नाम है रविंद्र जैन। रविंद्र जैन के बारे में अपने श्रोताओं को बताएं मनीषा जी कि बचपन में ये मंदिरों में भजन गाया करते थे। जी हाँ, शायद यही वजह थी कि उनकी रचनाओं में भी आध्यात्मिकता की झलक हमें लगातार मिलती है। और इनके आरंभिक गुरु रहे हैं पंडित GL जैन, पंडित जनार्दन शर्मा और पंडित नाथुराम जी। संगीतकार, गायक और गीतकार रविंद्र जैन बहुत अधिक प्रभावित रहे बंगाल से और उनका परिवार भी कलकत्ता जाकर बस गया था 50 के दशक में। जी, और गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर से रविंद्र जैन बहुत ज्यादा प्रभावित थे। रविंद्र संगीत सीखने की बहुत ज्यादा इच्छा थी उनकी और इसलिए संगीत के करियर को जो है शुरुआत वहां से हुई है। और पहला गाना एक संगीतकार के रूप में उन्होंने जो कंपोज किया, उस संगीत रचना को गाया था मोहम्मद रफी साहब ने और ये गाना आज तक रिलीज नहीं हुआ। हाँ। और रविंद्र जैन ने न केवल हिंदी फिल्मों में बल्कि कई अहिंदी फिल्मों में भी संगीत दिया। जी, ये अहिंदी फिल्में थी, मलयाली फिल्में, हरियाणवी, पंजाबी, भोजपुरी, गुजराती, बांग्ला, तेलुगु, उड़िया और राजस्थानी फिल्में। जयंत जी, रविंद्र जैन साहब का राजश्री प्रोडक्शंस के साथ गहरा नाता रहा और राजश्री प्रोडक्शंस के बैनर तले फिल्म जो बनी 1973 में सौदागर, वहां से रविंद्र जैन साहब का संगीत स्टैब्लिश होता है हिंदी सिनेमा में। और उसके बाद सारी सुपरहिट फिल्में जैसे गीत गाता चल, चित चोर, अखियों के झरोखों से, नदिया के पार, 2006 में फिल्म विवाह तक। जी हाँ, एक लंबा समय रविंद्र जैन जी ने संगीत को दिया राष्ट्रीय बैनर्स के तले। और रविंद्र जैन साहब का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन ये रहा कि दक्षिण भारत के महान गायक येसुदास को उन्होंने हिंदी फिल्मी संगीत में इंट्रोड्यूस किया और उनके बहुत ही मीठे गीत रविंद्र जैन जी के स्वरबद्ध किए हुए हैं। इसके अलावा हेमलता, आरती मुखर्जी और जसपाल सिंह जैसे कलाकारों को भी उन्होंने हिंदी फिल्मी गीतों में मौका दिया और आज उन सभी के गीतों से हिंदी सिने जगत समृद्ध है। येसुदास की आपने बात की मनीषा जी, और रविंद्र जैन साहब का बहुत ही खूबसूरत कंपोजिशन है जो येसुदास और हेमलता ने गाया है फिल्म चितचोर के लिए। तो पहले वो सुन लेते हैं और फिर जो रिकॉर्डिंग अपने श्रोताओं के लिए लेकर आए हैं उसे सुनवाएं। तू जो मेरे सुर में, तू जो मेरे सुर में सुर मिला ले, संग गा ले तो जिंदगी हो जाए सफल। तू जो मेरे मन का, तू जो मेरे मन का घर बना ले,
सफल, तू जो मेरे मन का, तू जो मेरे मन का घर बना ले, मन लगा ले, तो बंदगी हो जाए सफल, तू जो मेरे सुर में। तू जो मेरे सुर में सुर मिला ले, संग गा ले, तो जिंदगी हो जाए सफल, तू जो मेरे सुर में। येसुदास और हेमलता के स्वर में इस मीठे गीत के स्वर रचयिता रविंद्र जैन जी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिकॉर्डिंग हमारे संग्रहालय में है। श्रोताओं, जयंत जी ने इस गीत को सुनने के पहले वादा किया था कि उस रिकॉर्डिंग को हम आपको सुनवाएंगे, तो आइए सुनते हैं गीतकार, गायक और संगीतकार रविंद्र जैन से सुधांशु शेखर की ये बातचीत। मैंने जब संगीत की शिक्षा लेना आरंभ किया जी, तो गायक के तौर पे ही किया, लेकिन गायन के क्षेत्र में इतने बड़े बड़े नाम थे कि मुझे ये समझ आ गया, जल्दी ही समझ आ गया जी, कि जहाँ तक ये लोग पहुँच चुके हैं वहाँ तक ही जाना मुमकिन नहीं है, तो वहाँ से आगे की तो बात बहुत दूर है। यानी उस्ताद बड़े गुलाम खान साहब थे, अमीर खान साहब थे, जिन दिनों हम सीखा करते थे जी, और खान साहब अब्दुल करीम खान साहब, उनका नाथ जी, यानी जो जो बड़ी हस्तियाँ उस वक्त सुनने को जिनका हमें गायन मिलता था। तो आज तो ऐसे लोग मैसर ही नहीं हैं, इसलिए फिर मैंने ये फैसला किया कि कंपोजिशन के क्षेत्र में कदम रखूं। वहाँ भी बड़ा कंपटीशन है, लेकिन वहाँ थोड़ी बहुत अपनी बात कहने की गुंजाइश है जी। लेकिन आपको गीतकार बनने की कैसे सूझी? गीतकार बनना अगर मैं कहूँ कि एक मजबूरी थी, यानी लिटरेचर से तो मुझे बचपन से लगाव है, लेकिन फिल्में जो मैंने गीतकार के रूप में की हैं, उनमें यूँ था कि मैं जब बॉम्बे आया तो मेरे पास धुनें होती थी, लोक धुनें थी, क्लासिकल राग तो थे ही सीखे हुए, जाने हुए, लेकिन सुनाने के लिए, क्योंकि प्रोड्यूसर्स को लफ्ज़ तो चाहिए ना, शब्दों के बिना उनको क्या समझ आएगा, सिर्फ ट्यून्स अगर सुनाते रहें। और मेरे लिए कोई राइटर उस वक्त जब मेरे पास फिल्में नहीं थी तो कौन लिखता, तो टूटे फूटे जो बोल मैं गाता था वही लोगों ने पसंद कर लिए और उन्होंने मेरी बड़ी हौसला अफजाई की, बहुत सराहा। और कुछ यूँ भी था कि काम जल्दी करके देना होता था जी। तो इन सब बातों के तहत मैं आपके सामने जो कुछ भी हूँ, गीतकार कह लें, शायर कह लें, बस इसी तरह बन गया हूँ। रविंद्र जी, आमतौर पर ऐसा देखते हैं कि आपके गानों में हर 2-3-4 फिल्मों के बाद जो एक फिल्म आती है तो उसका कोई न कोई एक गीत का विषय या राधा होती है, मीरा होती है। जैसे गीत गाता चल का आपका गाना है शाम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम जी, या फिर राम तेरी गंगा मेरी का वो गीत एक राधा एक मीरा,
या फिर शाम तेरे कितने नाम में भी एक गीत है, या फिर प्यासा सावन का भी एक गीत है, प्यार का सावन में। जी हाँ, जी हाँ, प्यार का सावन में जी, जिसमें कि उस गाने का विषय जो है जी। राधा या मीरा है। जी। और हमेशा आपने एक तुलनात्मक अध्ययन किया है जी। या करने की कोशिश की है राधा और मीरा के बीच में। तो आखिर राधा और मीरा के चरित्र आपको इतने प्रभावित क्यों कर पाए? सबसे पहली बात तो यह है कि मैं ब्रिज भूमि से मेरा ताल्लुक है जी। और वहाँ पे राधा और कृष्ण की आराधना है। तो ये स्वाभाविक है कि कोई भी जब कविता लिखना शुरू करेगा उस क्षेत्र का आदमी, तो उनसे यानी उनकी आशीर्वाद के बिना नहीं हो सकता। तो मीरा और राधा का जहाँ तक सवाल है, मुझे कभी कभी यूँ लगता है कि ये एक ही रूप के अलग अलग नाम रख दिए गए हैं, क्योंकि आराध्य तो दोनों का एक ही था। अब किसको मिला या किसको नहीं मिला, ये तो गूढ़ विषय है इस पे कहना। जैसे मैंने इस गाने में, राज साहब के गाने में कहा है, अंतरे में आपने अगर ध्यान दिया हो कि राधा ने मधुबन में ढूंढा, मीरा ने मन में पाया। जी हाँ, जी हाँ। तो प्राप्त करना, उपलब्ध करना, उसका आभास होना, कई बार वो भौतिक रूप में हम मानते हैं, कई बार मानसिक मानते हैं, आध्यात्मिक मानते हैं, तो वो अलग अलग बातें हैं। अच्छा रविंद्र साहब, ऐसा है कि हमारे फिल्मों के साथ ये त्रासदी है कि अगर उस फिल्म के गाने पहले हिट हो जाएं तो फिल्म के चलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो ये कहाँ तक सही है और ऐसा क्यों है? संगीत भारतीयों के जीवन में यानी हमारे जन्म से पहले से जी शुरू होता है, ठीक है ना जी। यानी इतना जुड़ा हुआ है हमारे जीवन से, हमारे जीवन के हर पहलू में संगीत है, कण कण में हम कह सकते हैं, और अंत तक संगीत रहता है। तो संगीत का लोकप्रिय होना बहुत स्वाभाविक है, और जिस फिल्म का संगीत जरा भी रिजनेबली अच्छा होता है, ये सरल होता है, लोगों तक पहुंच जाता है, तो वो लोग चाहते हैं कि फिर उस फिल्म को रिपीट करें। और संगीत मेरे ख्याल से हिंदुस्तानी फिल्मों को रिपीट करवाने में उसका काफ़ी हाथ है। एक बात फिल्मी संगीत से संबंधित और साथ साथ इस हमारे सवाल का ताल्लुक गीत लेखन से भी है कि आमतौर पे जो आजकल ये होता है कि फिल्म की धुनें, गाने की धुनें पहले बना दी जाती हैं जी, और उसके बाद गीतकार को कहा जाता है कि भाई आप इसमें शब्दों को फिट कर दीजिए जी। तो इसमें से ऐसा नहीं लगता है कि गीतकार की जो अपनी उड़ान है, शब्दों की जो अपनी उड़ान है, वो एक सीमित दायरे में कैद हो जाती है? डिपेंड करता है कि किस सिचुएशन पे आप कह रहे हैं। समझिए कि कोई अगर डांस का सीक्वेंस बनाना है, कोई ऐसी फिल्म है जहाँ पे आपको लगता है कि आपको ताल के साथ खेलना है, सुरों के साथ खेलना है, या अलग अलग विविध छंदों में काम करना है, क्योंकि हमारे जो ज़्यादातर गीतकार होते हैं वो एक सेट मीटर होता है हम लोगों को कहने का, ठीक है ना जी। गज़लों का भी, गीतों का भी, तो उस पर ही ज़्यादातर लोग कह के लाते हैं। उसमें विविधता जो है ना वो कम आ पाती है, एक वेरिएशन जो हमें चाहिए होता है वो कई बार नहीं भी मिलता है। अच्छा रविंद्र जी, इन दिनों व्यस्तताएं जो हैं वो किस क्षेत्र में है? साहित्य में, संगीत में? साहित्य तो चूँकि बचपन से मेरे परिवार से मुझे मिला है। मेरे पिताजी पंडित श्री इंद्रमणि जैन वैद्य शास्त्री जी संस्कृत के प्रकांड पंडित थे, और मेरे बड़े भाई साहब श्री धन्य कुमार जी, उन्होंने बहुत साहित्य में काम किया। तो इन लोगों के सानिध्य से साहित्यिक जो संस्कार हैं वो तो जीवित रखने ही हैं, और मुझे उसमें आनंद भी बहुत आता है। तो साहित्य तो मेरे साथ चल ही रहा है, और संगीत की चूँकि शिक्षा ली है और संगीत के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, तो वो उत्तरदायित्व भी मैं निभाता हूँ। उर्दू की किताब शाया की है कि उसका नाम है उजालों का सिलसिला। उर्दू की गज़लें, नज़में, नात शरीफ, हम इस तरह की चीज़ें हैं उसमें। हिंदी साहित्य में काम कर रहा हूँ और कुछ तर्जुमे कर रहा हूँ, अनुवाद काम? जी हाँ, अनुवाद का काम कर रहा हूँ पर्शियन से सरल उर्दू में। अच्छा, तो आपने इतनी सारी भाषाएं सीखी हैं? बस ये रुचि है मुझे सारी भाषाओं में। मुझे बंगाली मेरी एक वीकनेस है, चूँकि कलकत्ते से मैंने करियर शुरू किया है जी, तो बांग्ला पे भी बहुत काम करता हूँ। बांग्ला पे, उर्दू पे? जी हाँ, जी हाँ, हिंदी में कर ही रहे हैं? जी जी। हिंदी उर्दू तो हिंदी उर्दू इसलिए कि वो अलीगढ़ में हिंदी उर्दू का मिला जुला माहौल है, और अलीगढ़ का मैं रहने वाला हूँ, और कलकत्ता काफ़ी वक्त गुजारा है। वो ख़ास तौर से बंगाली लिटरेचर के लिए ही मैं गया था और बांग्ला म्यूज़िक के लिए गया था। तो आपने किसी दक्षिण भारतीय भाषा पे काम नहीं किया है? म्यूज़िक किया है उनके लिए, संगीत किया है। अच्छा, ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र भी किया। उससे पहले अभी एक यशोदास जी के साथ एक मलयालम फिल्म की थी। अभी कुछ गीत कैसेट बनाए हैं मलयालम के। मलयालम भाषा तो आपको आती नहीं? मगर संगीत किसी जबान का मोहताज नहीं है ना, आप जानते उसकी अपनी जबान है, अपनी भाषा होती है। जी। तो आपको उससे कोई कठिनाई नहीं हुई दूसरी भाषा में? नहीं, उसका शाब्दिक अर्थ पता चल जाए और फिल्म का क्या पस मंजर है वो मालूम हो जाए, तो उसके बाद कोई कठिनाई नहीं होती? जी नहीं। रविंद्र जी, हम चाहेंगे कि हमारे श्रोताओं को आप
रामायण के कुछ दोहे या चौपाई सुनाते? रामायण में जो मैंने कुछ कहा है वो मैं आपकी खिदमत में रखना चाहता हूँ। दोहे चौपाई तो बहुत तुलसी जी ने जो कहे हैं सब ने पढ़े हैं और सुने हैं। जिस संदर्भ का गीत मैं गाना चाहता हूँ, ये श्री हनुमान जी जब अशोक वाटिका में अपना परिचय देते हैं जी सीता माता को कि वे राम जी की भेजे हुए दूत हैं, तो एक गीत वहाँ हमने रखा था। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, कहत सुनत आवे, कहत सुनत आवे अखियों में पानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंख के तारे, वे सूर्य वंश के सूरज, वे रघुकुल के उजियारे। राजीव नयन बोले, राजीव नयन बोले मीठी मीठी बानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी। शिव धनुष भंग प्रभु करके, ले आए सीतावर के। ग्रह त्याग हुए बनवासी, पितु की आज्ञा सर धर के। लखन सियाले संग छोड़ी रजधानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी। खल भेष भिक्षु का धर के, भिक्षा का आग्रह करके। खल भेष भिक्षु का धर के, भिक्षा का आग्रह करके। उस जनक सुता सीता को छल बल से ले गया हर के। बड़ा दुख पावे राजा राम जी की रानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम ने मोहे पठायो, मैं राम दूत बन आयो। सीता माँ की सेवा में रघुबर को संदेशा लायो। और संग लायो प्रभु मुद्रिका निशानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। अभी हम सुन रहे थे जाने माने गीतकार, संगीतकार, गायक रविंद्र जैन साहब के साथ सुधांशु शेखर की बातचीत। ये खास रिकॉर्डिंग हम आपके लिए विशेष रूप से लेकर के आए थे श्रोताओं। और जयंत जी, रविंद्र जैन जी का एक और बहुत महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन जो दूरदर्शन को रहा, एक सीरियल हुआ करता था रामानंद सागर जी का रामायण। उसका संगीत संसार कितना विपुल है वो हम आज भी भूल नहीं पाते हैं। जब जब रामायण देखते हैं रविंद्र जैन जी की स्मृतियां ताज़ा होने लगती हैं। उनकी आवाज़ हमारे आसपास जैसे एक बहुत ही आध्यात्मिक संसार रचने लगती हैं। रविंद्र जैन जी के स्वर में एक बहुत ही हॉन्टिंग मेलोडी है, फिल्म अखियों के झरोखों से। उस गीत को सुनते हैं और एक बार फिर याद करते हैं रविंद्र जैन। जाते हुए ये पल छिन क्यों जीवन लिए जाते। जाते हुए ये पल छिन क्यों जीवन लिए जाते। जोड़े यही जोड़े यही तोड़े सब नाते। जाते हुए ये पल छिन क्यों जीवन
जाते हुए ये पल छिन क्यों जीवन दिए जाते। जोड़े यही जोड़े यही तोड़े सब नाते जाते हुए ये पल छिन क्यों जीवन लिए जाते, क्यों जीवन लिए जाते। रविंद्र जैन जी के स्वर में इस सुंदर रचना को सुनने के बाद स्मृतियों की स्वर मंजूषा जो खुल चुकी है जी, उसके अगले कलाकार जो हैं उनके बारे में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि तेरे आने की जब खबर महके, तेरी खुशबू से सारा घर महके। वाह। याद आए तो दिल मुनव्वर हो, दीद हो जाए तो नजर महके, तेरे आने की जब खबर महके, तेरी खुशबू से सारा घर महके। तेरे आने की जब खबर महके, तेरे आने की जब खबर महके, तेरी खुशबू से सारा घर महके। तेरे आने की जब खबर महके, तेरी खुशबू से सारा घर महके। शाम महके तेरे तसव्वुर से, शाम महके तेरे तसव्वुर से, शाम के बाद फिर सहर महके, शाम के बाद फिर सहर महके। तेरे आने की जब खबर महके, तेरी खुशबू से सारा घर महके। सोचता रहा तुझको, रात भर सोचता रहा तुझको। ज़हनो दिल मेरे रात भर महके, ज़हनो दिल मेरे रात भर महके। तेरे आने की जब खबर महके, तेरी खुशबू से सारा घर महके। याद आए तो दिल मुनव्वर हो, याद आए तो दिल मुनव्वर हो। दीद हो जाए तो नजर महके,
दीद हो जाए तो नजर महके, तेरे आने की जब खबर महके, तेरी खुशबू से सारा घर महके। श्रोताओं, जगजीत सिंह एक अमर आवाज, एक अमर गायक। हिंदुस्तानी गजल को विश्व पटल पर पहुंचा दिया जगजीत सिंह साहब ने, और उनकी आवाज वाकई उनके चाहने वालों के ज़हन दिल में उसी तरह मुनव्वर है, उसी तरह महकती हुई है जिस तरह ये गजल महक रही थी कुछ देर पहले। वही गजल जो पहले मुशायरों में और शास्त्रीय उपशास्त्रीय संगीत की बैठकों तक सीमित थी, उसे आम जनता तक पहुंचाया, पूरे भारत में संगीत प्रेमियों में लोकप्रिय कराया, और वो एक ही नाम है, जगजीत सिंह। जगजीत सिंह साहब की याद आते ही न जाने कितनी गजलें, कितने गीत और कितनी ही उनकी लोक धुनों पर जो आधारित गीत हैं वो याद आने लगते हैं, खास तौर पर उनके गाए हुए कुछ बहुत ही सुंदर पंजाबी गीत। बिल्कुल, और क्यों ना हो, क्योंकि मूलतः जगजीत सिंह साहब पंजाब के थे और उनका जन्म श्री गंगानगर राजस्थान में हुआ था। जगजीत सिंह साहब का वास्तविक नाम जगमोहन सिंह धीमान था जी। और अपने श्रोताओं को बताना चाहेंगे कि उन्होंने जो संगीत की शिक्षा आरंभ की तो उनके पहले गुरु रहे हैं पंडित छगनलाल शर्मा जी, और उस्ताद जमाल खान साहब से भी आपने संगीत की तालीम हासिल की। बाकायदा शास्त्रीय संगीत सीखने वाले जगजीत सिंह साहब ने जब सुगम संगीत की गजलों को गाना शुरू किया तो कौन कह सकता था कि ये कलाकार अपने श्रोताओं के दिलों पर, अपने चाहने वालों के दिलों पर सदा राज करते रहेंगे। और न केवल गजलें बल्कि जगजीत सिंह जी ने अपने करियर के उत्तरार्ध में बहुत सुंदर भजन भी गाए हैं जयंत जी, और उनकी गाए सभी भजन आज तक हम सबके हृदयों पर राज करते हैं। भक्ति रस से परिपूर्ण ये भजन सुनते ही मन जैसे आनंद विभोर हो जाता है। श्रोताओं, आज हम महान गायक जगजीत सिंह साहब की खास रिकॉर्डिंग लेकर आपकी सेवा में हाजिर हुए हैं। उनके साथ उनकी अहलिया चित्रा सिंह जी भी थी, और ये विविध भारती की खुशकिस्मती थी कि ये मशहूर गजल गायकों की जोड़ी जगजीत सिंह और चित्रा सिंह एक साथ विविध भारती के स्टूडियोज में पधारी थी, और उनकी उसी रिकॉर्डिंग को हम आज आपकी नजर करते हैं। आइए सुने जगजीत सिंह और चित्रा सिंह का ये विशेष साक्षात्कार। इस इंटरव्यू को लिया है विजय चौधरी ने। जगजीत भाई और चित्रा जी, एक सवाल जो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा वो ये कि आप गजल गायकी में पहले आए और उसके बाद में आप संगीत निर्देशन के क्षेत्र में आए, तो इन दोनों में आपको कौन सी अपनी शख्सियत ज्यादा प्यारी है और ज्यादा आप किसे इम्पोर्टेंस देते हैं? ये दोनों चीजें कोई अलग नहीं है, क्योंकि संगीत निर्देशन गजल में भी करना पड़ता है जी, फिल्म में भी करना पड़ता है, तो बेसिक जो चीज है वो है म्यूजिक जी। तो मुझे तो दोनों चीजें प्यारी हैं और दोनों चीजें आती हैं, इसलिए ऐसा नहीं कि गजल ज्यादा प्यारी है या वो ज्यादा प्यारा है, लेकिन क्योंकि गजल से हम ऊपर आए हैं इसलिए जी गजल को हम आगे रखेंगे। संगीत निर्देशन को आप समझ लीजिए कि साइड बिजनेस कह लीजिए। अच्छा, ये कहा जाता है कि हमारे भारत में गजलों में जो कॉर्ड का यूज किया है सबसे पहले वो आप ही ने किया, और इसकी वजह क्या है, यानी जो आपने चलन देखा उस वक्त के एतबार से, उससे आप प्रभावित हुए या आपने इसकी जरूरत, इसको कुछ पहले से अलग दिखाने के लिए समझी? ऐसा है कि देखिए, संगीत जो है म्यूजिक, उसकी तो कोई लैंग्वेज तो कोई है ही नहीं उसमें, वो जबान सब मुल्कों की एक ही है जी। संगीत की जबान है वो एक ही जबान है जी। अभी आप जिस कॉर्ड जिसको कहते हैं उसमें 3 नोट्स होते हैं, पासा गा या सागा पा जी, वो तीनों एक साथ बजाओ तो उसको कॉर्ड कह देते हैं जी। तो इससे अगर हम पहले धोती पहनते थे, कुर्ते पहनते थे, अब हम पतलून पहनते हैं, सूट पहनते हैं, तो गजल को कॉर्ड क्यों नहीं पहनाया जाए? सही बात। उसको आप क्यों पीछे रखना चाहते हैं? यानी यूं कह लें कि कॉर्ड का कोट क्यों नहीं बनाया जी। यानी जो पाश्चात्य असर है, अब इसके आगे हम चलते हैं तो इंस्ट्रूमेंट्स में ही नहीं, हम देखते हैं कि धुनों में भी भारतीय जमीन पर काबू रखते हुए भी आप लोग कहीं ना कहीं उन इंस्ट्रूमेंट्स की वजह से हो, चाहे या कंपोजिशन में ऐसी बात हो, उसका असर भी तो थोड़ा सा असर है। फिल्मों में ज्यादा असर है जी, वेस्टर्न मेलोडीज का, वेस्टर्न स्टाइल का जो है,
लेकिन गजल में मैं सोचता हूँ अभी कम है। गजल में सिर्फ इसलिए लग रहा है क्योंकि वो वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं, लेकिन मेलोडी में आई डोंट थिंक कि वहाँ पे कुछ वेस्टर्न कॉम्बिनेशन है। अच्छा, और एक चीज अब खास तौर पर मैं चित्रा जी से ही जानना चाहूंगा कि जबान की जानकारी तो एक जरूरी शर्त है किसी भी तरह के गाने के लिए, लेकिन गजल में कुछ खास सेंसिटिव हुआ करता है मामला, तो इसमें आपका क्योंकि बंगाल से रिश्ता है जी, तो कोई दिक्कत आपको लगी कभी, या जगजीत भाई की वजह से वो दिक्कतें आसान होती चली गई? हाँ ऐसा कह सकते हैं आप। शुरू में तो बहुत दिक्कत हुई, आती ही नहीं थी जुबान बिल्कुल। गा तो जरूर लेती थी, बचपन से गा लेती थी जी, लेकिन वो सुन के गाना, बगैर समझ के गाना, वो और बात होती है। तो फिर जगजीत जी ने काफ़ी मदद की इस फील्ड में, और धीरे धीरे समझ आने लगा। और अभी भी वैसे खास तो मुझे आती नहीं लैंग्वेज, सच बात तो ये है। अच्छा, तो वो तो मेरे बोल से आप समझ गए होंगे। आप कह रही हैं इसलिए मुझे सोचना पड़ रहा है, लेकिन लगता तो नहीं है ऐसा। नहीं। हाँ। जी, मैं लेकिन वैसे एक गाना गाने से पहले एक गजल कह लीजिए, इतना जरूर करती हूँ कि उस पर्टिकुलर गजल की जितनी मुश्किलात हों, कितने भी मुश्किल वर्ड्स हो जिसके मुझे मीनिंग्स नहीं मालूम, या कुछ भी उसके मतलब हो, उस सारी बातें पहले मैं अच्छी तरह से मालूम करके फिर ही गाना शुरू करती हूँ। जी जी। एक इल्जाम अक्सर गाने वालों के ऊपर, गजल गाने वालों पर आजकल आता है कि गीतनुमा गजल ज्यादा आजकल गाई जाती है। किस बात की वजह से लोग ये कहते हैं कि ये गीतनुमा गजल हो गई है? क्या गजल गायकी का भी कोई खास पैटर्न हुआ करता है? ये तो देखिए अपना अपना ढंग है, अपना अपना नॉलेज है। आपको जितना मसाला आता है, जितना मसाला आप डाल सकते हैं चीज में, उतना डालिए। बाकी रही गीत और गजल, आप एक गजल को 1 घंटा भी गा सकते हैं, और एक गजल को आप 3-4 शेर होते हैं 3 मिनट में खत्म भी हो सकती है जी। उसमें आप एक लाइन को रिपीट कर रहे हैं बार बार, एक ही जगह तान मार रहे हैं बार बार, या सरगम बोल रहे हैं बार बार। तो इस तरह की जो परफॉर्मेंस है उसमें आपकी जो म्यूजिक की नॉलेज है उसको आप इम्पोज कर रहे हैं ऑडियंस के ऊपर। गजल को पीछे छोड़ के आप अपनी नॉलेज को इम्पोज कर रहे हैं। वो करिए, जरूर करिए, लेकिन आजकल फास्ट लाइफ है। पहले हम दिल्ली जाते थे 2 दिन में पहुंचते थे, आज आदमी चाहता है कि 2 घंटे में दिल्ली पहुंचे जी, क्योंकि इतना वक्त नहीं है, ऑडियंस के पास भी इतना वक्त नहीं है कि वो एक गजल को बैठ के आधा घंटा एक ही गजल सुनेंगे। वो चाहते हैं कि 2.5 घंटे का प्रोग्राम है, उसमें कम से कम 20 गजलें हों जी, डिफरेंट कलाम हो, डिफरेंट शायरों कलाम हो। हाँ, अच्छी बात कही आपने, यानी उसकी जगह यहाँ पर दाल में नमक जैसा ज्यादा नहीं। ये नहीं मैं कहता कि नहीं करना चाहिए, वो कहीं कहीं खूबसूरत लगता है, लेकिन उसका ज्यादा जैसे मिर्ची या नमक डाल दो तो फिर वो बुरा लगेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अच्छा चित्रा जी, गजल गाने में जुगलबंदी भी आप ही लोगों से शुरू हुई है, और अगर शुरू न भी हुई हो तो मैं समझता हूँ कि मकबूलियत जो है वो आप लोगों से ही इस जुगलबंदी को, मेल फीमेल दोनों एक साथ एक चीज को गाएं। तो इसमें आप जो जगजीत भाई बंटवारा करते हैं किसी भी गजल में, तो फीमेल एंगल सामने रहता है उस शेर के पीछे जिसको चित्रा जी गाती हैं, और मेल आपके सामने, या किसी भी गजल को आप बांट सकते ही हैं कि ये? किसी भी गजल को नहीं बांटते हम जी। एक तो जैसे चित्रा जी बोल रहे हैं अभी फीमेल एंगल शेयर में हो, दूसरा एक यूनिवर्सल थॉट जिस शेयर में हो जो मेल और फीमेल दोनों पे जाता हो, तो वो मैं अक्सर इनसे गवाता हूँ। अच्छा, इसके कुछ एडवांटेजेस आपको खास दिखाई दिए? दोनों साथ में अगर कोई चीज गाते हैं तो ऑडियंस के ऊपर? हाँ, एक तो देखिए मोनोटनी टूट जाती है जी। अगर एक ही आवाज आप सुन रहे हैं 3 घंटे कान में, तो वो थोड़ी देर के बाद मोनोटस लगती है। तो एक गजल मैंने गाई, उसके बाद एक इन्होंने गाई, तो एक वेरिएशन जो है ना वो कानों को भी मिलता है, क्योंकि इसकी ऑडियंस भी बहुत वाइड हो गई है गजल की, आपको तो मालूम है जी। हाँ जी। पहले तो लोग घरों में ही गजल सुनते थे, या कभी कभार कभी गजल का प्रोग्राम होता था स्टेज पे, उसमें भी 200 या 300 आदमी। अभी जो गजल के प्रोग्राम होते हैं, हम लंदन में गए थे अल्बर्ट हॉल में, तो 6000 आदमी वहाँ हॉल भरा हुआ था। उसके बाद सन सिटी में गए 7000 आदमी, हॉल भरा हुआ। या इंडिया में भी श्री फोर्ड ऑडिटोरियम दिल्ली में 2500 आदमी, 2000 आदमी। तो इस तरह की ऑडियंस। चंडीगढ़ गए वहाँ 14000 आदमी रोज गार्डन में, तो गजल सुनने आया। वो पीछे 14000 में कुछ सुनने वाले हैं, कुछ ऐसे ही आ गए हैं, कुछ तमाशा देखने आए हैं। तो वहाँ पे सिर्फ गजल नहीं रहती, वहाँ फिर कई कुछ और भी करना पड़ता है एंटरटेन करने के लिए। जी हाँ जी। अच्छा, गजल के साथ में जब लोग तालियां बजाते हैं ताल के अंदर, तो कैसा लगता है? यानी देखिए वो एक स्टेज होल्ड करने का जो है तरकीब है, तरकीब ये आपकी कि वो पार्टिसिपेशन उनकी हो जाती है ऑडियंस की। अगर ऑडियंस की पार्टिसिपेशन शुरू हो गई है, इसका मतलब आपका प्रोग्राम जम जाएगा।
जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की ये विशेष रिकॉर्डिंग हम अपने श्रोताओं को सुनवा रहे थे, उनसे बातचीत कर रहे थे विजय चौधरी जी। और श्रोताओं, ये हमारे संग्रहालय की खास रिकॉर्डिंग थी। सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। जी हाँ, आइए सुनते हैं इस लाफानी गजल को, जिसे लिखा है निदा फाजली ने, और आप इंतजार कीजिएगा हमारी अगली पेशकश का। सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। उर्दू अदब के एक महान शायर निदा फाजली, 12 अक्टूबर उनका जन्मदिन हुआ करता है, और आज विविधा में हम निदा फाजली साहब को बहुत दिल से याद कर रहे हैं। उनकी एक खास रिकॉर्डिंग लेकर भी आज हम हाजिर हुए हैं श्रोताओं, जिसको हम थोड़ी ही देर बाद आपको जरूर सुनवाएंगे। लेकिन उसके पहले एक बात जयंत जी आपसे शेयर करना चाहते हैं। मनीषा जी, मक्तिदा हसन निदा फाजली, यानी हम सब के चहेते निदा फाजली साहब, इनके बारे में एक वाकया बताया जाता है कि जब वो किशोरवयीन थे जी, एक मंदिर के पास से गुजर रहे थे। मंदिर में भजन चल रहा था और वो सूरदास का पद था, जिसमें राधा अपने सखियों के साथ अपना दुख बांट रही है कृष्ण से बिछोह के बाद। उस रचना ने उन्हें इतना प्रभावित किया कि तब से वो कविता की ओर मुड़ गए। क्या बात है, एक शायर के दिल को ये बात बहुत गहरी लगी। और देखिए, यही होता है एक शायर का, एक कवि का दिल। इस महान शायर की एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिकॉर्डिंग श्रोताओं हमने अपने संग्रहालय में संग्रहित करके रखी है, जिसके कुछ अंश हम आज आपको अपने इस प्रोग्राम में सुनवा रहे हैं। निदा फाजली साहब से बातचीत की है अहमद वसी साहब ने, जो विविध भारती के पूर्व उद्घोषक भी रह चुके हैं और स्वयं भी एक शायर थे। तो आइए सुनते हैं मशहूर शायर निदा फाजली से अहमद वसी साहब की ये खास बातचीत और उसके संपादित अंश। निदा साहब, इस वक्त मुझे रघुपति साहब फराग गोरखपुरी का एक शेर याद आ रहा है कि दिल को तेरी तलाश है वादिये कायनात में, तुझको कहाँ वो दे सदा, तुझको कहाँ सदा न दे। और वादिये कायनात की तरह फैला हुआ है हमारे इस प्रोग्राम का दामन, और मैं इस पसोपेश में हूँ, इस उलझन में हूँ कि आपको कहाँ से आवाज़ दूँ और आपसे क्या क्या सवालात करूँ और आपसे क्या क्या पूछूँ, क्योंकि इस प्रोग्राम की वसत
का तकाजा ये है कि आप खुद अपने बारे में बताएं, अपने बचपन के बारे में, अपनी यादों के बारे में, अपने अहबाब के बारे में। एक साथ बहुत सारे सवालात, उन सारे सवालों का जवाब एक शेर। अब जहाँ भी हैं वहीं तक लिखो रूदादे सफ़र, हम तो निकले थे कहीं और ही जाने के लिए। एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली में जन्म हुआ। मैं अपने घर में तीसरा बच्चा होने वाला था। मेरी वालिदा एक हादसे का शिकार हो गई। मकान की मरम्मत हो रही थी दिल्ली में, और वो छत से मुझे 3 महीने का रखे हुए नीचे गिरने वाली थी। मेरे मामू ने दोनों हाथों में उन्हें थाम लिया, वो बेहोश हो गई और मैं वक्त से पहले इस कायनात में चला आया। जब चला आया बाद में महसूस हुआ, गालिब का शेर याद आया कि न था कुछ तो खुदा था, कुछ न होता तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने ने, न होता मैं तो क्या होता। मैंने अपने बचपन को अभी तक अपने साथ महफूज रखा है, बीती हुई उम्र को। मैंने एक बार झुंझला के कहा भी था कि बेनाम सा ये दर्द ठहर क्यों नहीं जाता, जो बीत चुका है वो गुजर क्यों नहीं जाता। या बच्चों के छोटे हाथों को चांद सितारे छूने दो, बच्चों के छोटे हाथों को चांद सितारे छूने दो, 4 किताबें पढ़कर ये भी हम जैसे हो जाएंगे। और जब मेरी बेटी हुई तो मैंने एक नज्म लिखी थी उसके लिए कि बहुत मैला है ये सूरज, बहुत मैला है ये सूरज, किसी दरिया के पानी में इसे धोकर सजाएं फिर। गगन में चांद भी कुछ धुंधला धुंधला है, मिटा के इसके सारे दाग धब्बे जगमगाएं फिर। हवाएं सो रही हैं पर्वतों पर पांव फैलाए, जगा के इनको नीचे लाएं, पेड़ों में बसाएं फिर। धमाके कच्ची नींदों से डरा देते हैं बच्चों को, धमाके खत्म करके लोरियों को गुनगुनाएं फिर। वो जब से आई है यूं लग रहा है अपनी ये दुनिया, जो सदियों की अमानत है, जो हम सबकी रिवायत है, पुरानी हो चुकी है, इसमें अब थोड़ी मरम्मत की ज़रूरत है। तो मैं चाहता हूँ दुनिया बच्चों की तरह मुस्कुराए, बहनों की तरह खिलखिलाए। दुनिया कहानियों का जिक्र होता है तो हमारा ध्यान, हमारा ख्याल मुतवज्जह होता है फिल्मों की तरफ। क्योंकि ये फिल्मी सिलसिला ऐसा है कि हर शायर, हर गीतकार, हर लिखने वाला चाहता है कि इनसे वाबस्ता हो, इससे फिल्मों से वाबस्ता हो, और आपकी वाबस्तगी भी इसी फिल्मी दुनिया से है। तो पहले तो आप ये बताइए कि आप अपनी जवानी में, अपने बचपन में या पिछले दिनों में आप किस तरह की फिल्में देखते थे, पसंद करते थे, और फिर किस तरह के गीत आपको पसंद थे, या कौन शायर, कौन गीतकार, किस किस्म के गीत आपकी प्रेरणा का स्रोत बने? देखिए साहब, बिहार में पटना अजीमाबाद के एक शायर हुए हैं शाद अजीमाबादी। उनकी एक लाइन है कि मैं खुद आया नहीं लाया गया हूँ। जैसा कि मैंने पहले कहा कि चॉइस का इख्तियार जिंदगी में होता नहीं है। जहाँ पैदा हो गए वो आपका परिवार, उस परिवार की जो भाषा वो आपकी भाषा, वो परिवार जिस मोहल्ले में वो आपका मोहल्ला,
वो मोहल्ला जिस नगर में है वो आपका नगर। तो मेरे साथ भी यही हुआ कि मैं खुद आया नहीं लाया गया हूँ। जब एक घर छीना गया तो घर की तलाश में पूरे देश में भटकता रहा। ये भी बेवकूफ़ी थी, घर चला गया था कराची और मैं उसे ढूंढ रहा था हिंदुस्तान में। मालूम पड़ा एक पड़ाव बम्बई आया। उस जमाने में धर्मवीर भारती यहाँ पर थे, उनके धर्मयुग में लिखना शुरू कर दिया। फिर बिलिट्स था, उसमें लिखना शुरू कर दिया। मालूम पड़ा कि एक दिन बेघर के एक शख्स जिसका नाम निदा फाजली था, उसके लिए मैसेज रखी होती थी हर जगह जहां वो काम कर रहा था। थोड़ा थोड़ा कहीं धर्मयुग में मैसेज पड़ी हुई है, कहीं बिलिट्स में पड़ी हुई है, कहीं किसी रेडियो स्टेशन पे पड़ी हुई है। और वो मैसेज ये थी कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, आप मुझसे मिलिए, आपसे कुछ काम लेना है, कमाल अमरोवी। मैंने सोचा कि मेरा कमाल अमरोवी से क्या काम हो सकता है। फिर भी क्योंकि स्ट्रगल हर रोज भागते हुए सूरज का पीछा करता है और सूरज उससे आंख मिचोली करता है, फिर भी वो सूरज से पर अपने विश्वास को खत्म नहीं करता। तो मैं कमाल अमरोवी के चला गया। कमाल साहब मिले 2 बजे के करीब और वो स्टाइलिश आदमी थे कमाल साहब। एक लफ्ज भी अंग्रेजी का बोलते नहीं थे और वो भाषा बोलते थे जो आज से 50 साल पहले अमरोहा में बोली जाती थी। मैं बम्बई आकर उस भाषा को भूल गया था। मैंने कहा कमाल साहब आदाब अर्ज़, मेरा नाम निदा फाजली है, तशरीफ रखिए। मैंने आपको इसलिए याद फरमाया, उनका स्टाइल है, मैंने आपको इसलिए याद फरमाया कि मुझे एक मुकम्मल शायर की ज़रूरत है। मैंने कहा मैं हाजिर हूँ और ये है इज़्ज़त अफजाई के लिए शुक्रिया कि आप मुझे मुकम्मल शायर समझ रहे हैं कि जी मुझे आपसे कुछ नगमात तहरीर करवाने हैं। मैंने कहा मैं हाजिर हूँ साहब, आप मुझे बताइए कि क्या गाना है, कैसा लिखना है। लेकिन इससे पहले कि आप गाना लिखें मैं एक बात जाहिर कर देना चाहता हूँ कि इल्मी शायरी अलग होती है, फिल्मी शायरी अलग। और फिल्मी शायरी लिखने के लिए आपको मेरे मिजाज की शिनाख्त बहुत ज़रूरी है। जानिसार अख्तर मेरे मिजाज को पहचान गए थे, अल्लाह को प्यारे हो गए। मैंने कहा मैं ये शर्त तो पूरी नहीं करने वाला, कोशिश करूँगा कि आपकी सिचुएशन पर कुछ लिखूँ। तो वो अपनी सिचुएशन जो मुझे सुनाई उन्होंने, तो वो ज़ुबान में सुनाई कि मैं भी थोड़ी देर के लिए हिल गया। कह हमारी दास्तान उस मुकाम पर आ गई जहाँ मलका आलिया रज़िया सुल्तान यानी हेमा मालिनी सियाह लिबास में मलबूस खरामा खरामा चली आ रही हैं, जिसे देखकर हमारा आले अक्कासी खैर मकदम के लिए आगे बढ़ा। मैं थोड़ी देर के लिए हिल गया। उनके असिस्टेंट ने बाद में कहा इसका मतलब ये है कि हेमा मालिनी सफेद घोड़े पर काले लिबास में हुए आ रही हैं और आला अक्कासी यानी कैमरा उनकी तरफ मूव हो रहा है। तो मैंने लास्ट 2 सॉन्ग्स आई रोट फॉर दैट फिल्म। लेकिन उस फिल्म के बनने में इतना टाइम लगा कि कमाल साहब की गुडविल जो है उसने मुझे इंडस्ट्री में मशहूर कर दिया कि कोई ऐसा है, कोई ऐसा आदमी है जिससे कमाल अमरोवी गाने लिखवा रहे हैं। तो जाहिर है कि नॉट निदा फाजली बट बिकॉज कमाल अमरोवी इज मेकिंग हिम राइट। तो फिर मैं राज कपूर से लेकर यश चोपड़ा से लेकर इस्माइल शरीफ तक मोर और लेस विद एवरी म्यूजिक डायरेक्टर आई वर्कड। मैं जिस युग में आया, जन्म लिया, वो युग पिछले युगों से अलग था। हालांकि मुझसे पहले गालिब का एक मशहूर शेर है कि बुलबुल के कारोबार पे है खंदा हाय गुल, कहते हैं जिसको इश्क खलल है दिमाग का। मैं जिस जमाने में आया उनमें लड़कियां काफी चतुर हो चुकी थी। वो आपके चेहरा देखने के बाद आपके चेहरे पर लिखे हुए बैंक बैलेंस को भी देखना चाहती थी। बहुत से चेहरे अच्छे लगे, लेकिन मैं जो फासला तय कर रहा था वो एक रोटी से दूसरी रोटी का था। नदीर अकबर आबादी ने कहा था कि हमको तो चांद में नजर आती हैं रोटियां। तो मेरी जो अफेयर्स रहे वो यकतरफा रहे। मैंने चाहा, मुझे नहीं चाहा गया। मैंने इंतजार किया, किसी ने मेरा इंतजार नहीं किया। मैं उन्हें कसूरवार भी नहीं ठहरा, क्योंकि पढ़ी लिखी बाहोश हर लड़की को चेहरे के साथ बैंक बैलेंस और जेब के पैसे भी देखना चाहिए। और उस वक्त मेरे पास न फ्यूचर था न वक्त था। मेरी तलाश रोटी की थी, दिल को तलाश मोहब्बत की थी। दोनों आपस में एक दूसरे से टकरा रहे थे और वक्त निकले जा रहे थे। तो कॉलेज में मुझे याद है एक लड़की थी, मैं एमए कर रहा था अंग्रेजी में, तो वो 45 के एंगल में बैठती थी जहाँ मैं बैठता। फिर रास्ते में जब बाहर मतलब क्लासरूम के बाहर
गार्डन था, उस गार्डन में जब वो आती है तो गार्डन मुकम्मल हो जाता है। वो जिधर से गुजरती थी मालूम पड़ता था खुद संवरती थी, बल्कि पूरे माहौल को संवार देती थी। मैंने उस जमाने में एक नज्म भी गई थी, वो फूल फूल नजर सांवली सी एक लड़की जो रोज मेरी गली से गुजर के जाती है, सुना है वो किसी लड़के से प्यार करती है, सुना है वो किसी लड़के से प्यार करती है, बाहर हो के तलाशे बाहर करती है, न कोई मेल न कोई लगाव है, लेकिन न जाने क्यों बस उसी वक्त जब वो आती है कुछ इंतजार की आदत सी हो गई है मुझे, एक अजनबी की ज़रूरत सी हो गई है मुझे। मेरे वरांडे के आगे ये फूस का छप्पर, गली के मोड़ पे उखड़ा हुआ सा एक पत्थर, ये एक झुकती हुई बदनुमा सी नीम की शाख और उस पे जंगली कबूतर के घोंसले का निशान, ये सारी चीज़ें कि जैसे मुझी में शामिल हैं, मेरे दुखों में, मेरी हर खुशी में शामिल हैं। मैं चाहता हूँ कि वो भी यूं ही गुजरती रहे, अदा व नाज से लड़के को प्यार करती रहे। तो उसे देखकर सुबह भी अच्छी लगती थी, उसकी खामोशी से दिन भी जागता था, बेमतलब उसका इंतजार करते थे। एक दिन आया कॉलेज में मैं तो अचानक बोर्ड पर लिखा हुआ था कि मिस टंडन इज नो मोर। वो कॉलेज आते वक्त किसी ट्रक के बीच में आ गई और वो चली। तेरा हिज्र मेरा नसीब है, तेरा गम ही मेरी हयात है। मुझे तेरी दूरी का गम हो क्यों, मुझे तेरी दूरी का गम हो क्यों, तू कहीं भी हो मेरे साथ है, तू कहीं भी हो मेरे साथ है। तेरा हिज्र मेरा नसीब है। मेरे वास्ते तेरे नाम पर, मेरे वास्ते तेरे नाम पर कोई हर्फ आए नहीं नहीं। मुझे खौफ दुनिया नहीं, मुझे खौफ दुनिया नहीं, मगर मेरे रूबरू तेरी जात है, मेरे रूबरू तेरी जात है। तेरा हिज्र मेरा नसीब है। कभी कभी यूं भी हमने अपने जी को बहलाया है, जिन बातों को खुद नहीं समझे औरों को समझाया है। क्या ये भी बात है। निदा साहब ने ही कहा है मनीषा जी। जी हाँ, और इतनी खूबसूरत बात कहने वाले इस महान शायर को आज हमने याद किया, और हमने याद किया संगीतकार गायक रविंद्र जैन साहब को, साथ ही एक महान गायक जगजीत सिंह भी आज हमारी विविधा की जीनत थी, उनकी रिकॉर्डिंग भी हमारी विविधा की आज जीनत थी। श्रोताओं, उम्मीद है कि आज का ये अंक आपको ज़रूर पसंद आया होगा। इस वक्त तो दीजिए विविधा के इस अंक को समाप्त करने की इजाज़त आप सभी को मनीषा जैन और जयंत पात्रिकर का नमस्कार। ये थी विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।